नमस्कार दोस्तों, आपका एमिनेंट कोचिंग क्लास में वेलकम है। मैं प्रदीप सोनी आप सबका वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए चैप्टर फर्स्ट में सेट का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, सेट के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका था, जहाँ पर हमने जाना था सेट क्या होता है। ठीक है, सेट को का नोटेशन क्या होता है, सेट के नोटेशन के बाद आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किस किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की मेथड होती है। तो किस किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की मेथड होती है ये सब हमने देख लिया। ठीक, आज हम देखेंगे उस रिप्रेजेंटेशन को करते टाइम रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इन फॉर्म में करते टाइम हमको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। सेट को हमने क्या देखा था, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। नोटेशन क्या होता है, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात ये होती है कि जब हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते टाइम वहाँ पर कोई भी नंबर की फ्रीक्वेंसी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, केवल और केवल कितनी बार लिखा जाता है, वन टाइम लिखा जाता है। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी टाइम लिखा जाएगा, वन टाइम, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर कितनी होनी चाहिए, एक बार ही होनी चाहिए। ठीक, ऐसा हम किस में करते हैं, जब रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर देखा ए कोई सेट है, ठीक, ए अगर कोई सेट है उसके एलिमेंट हुए, ठीक, 2 4, ठीक है, 6 8, यहाँ पर हमने ये सेट किया। ये कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म हो सेट के रिप्रेजेंटेशन का। ठीक, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो इस रोस्टर फॉर्म में हमने देखा कि जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को केवल और केवल कितने टाइम रखा गया है, एक बार ही रखा गया है। ठीक, 2 कितनी टाइम है, 1 टाइम है, 4 1 टाइम है, 6 1 टाइम है, 8 क्या है, 1 टाइम। तो ये तो उसकी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करना, मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट 2 बार मोर देन 1 टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि अगर सेट ए है, इसको हमने कुछ चेंज करके लिखा, सपोज करो कि 2 4 6 then 6 फिर 8, फिर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेट तो बना दिया, रोस्टर फॉर्म हो गया, लेकिन इस सेट को बनाया हमने तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर दी जिसका कुछ रिजल्ट नहीं होता है ना। जैसे एग्जाम में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, नॉलेज का कलेक्शन हो जाता है, अच्छा कलेक्शन होता है, लेकिन हो सकता है 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है, तो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में हमने मेहनत तो की लेकिन उसमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पेपर में उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी क्या हुआ कि 2 कितनी टाइम है, 2 बार है, हमने एक्स्ट्रा वर्क कर दिया, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 भी कितनी टाइम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है, 2 बार हमने लिख दिया, इसको भी 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, एक गलत मैसेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें ऑब्जेक्ट कितने टाइम केवल एक बार लिखा जाना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर आप 2 सामने लिखे हो, 2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लो 4 हमने पहले लिखा, 6 बाद में लिखा, फिर देन 2 देन 8। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये भी एक क्या है, सेट है। हम क्या करते हैं, थोड़ा एक कुछ भी चीज़ देखने में अच्छी लगनी चाहिए, उस हिसाब से हम वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब सही भी हो और अच्छी भी हो, उसके अकॉर्डिंग जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है सेट में। सेट में आप कोई भी चीज़ क्या कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 बार होनी चाहिए, 1 टाइम होनी चाहिए एलिमेंट की। ठीक है, लेकिन ऑर्डर आप कोई भी अरेंज करके रख सकते हो, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज़, इसमें कुछ हम क्या करेंगे, सेट के बारे में बात करेंगे जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सारी चीज़ों को जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं, छोटी क्लास में हैं, कि अगर जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर है, ठीक है, मैं बोल दिया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर थोड़ा लिखने में क्या होता है, टाइम लगता है ना। हमने लिखा ये नेचुरल नंबर,
ठीक है। तो नेचुरल नंबर बोलो तो जितने भी नेचुरल नंबर है सारे नंबर आ गए। तो ये लिखने में थोड़ा टाइम हुआ। और अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें नेचुरल नंबर, तो ये भी थोड़ा क्या लिखना पड़ेगा हमको, इसमें डिजिट्स नंबर को इंक्लूड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे कहाँ इनफिनिट तक चलता जाएगा। ये थोड़ा क्या होता है, टाइम कंज्यूम करता है। इसके लिए क्या किया गया, कुछ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन लिया गया इसके लिए, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में एक रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल लिया गया, जिस सिंबल के थ्रू हम इनको जानेंगे। अगर आपको कहीं पर ये कैपिटल एन, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो सिंबल आप देखो, ये जो हम सिंबल बनाएंगे इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, वोल्टाइक करेंगे, वोल्टाइक कर देंगे तो वो एक अलग ही मीनिंग देने लगेगा, ठीक है। तो ये जो एन हुआ ये किसका हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसको बोला जाएगा एन को, ठीक है। देन एन के बाद अगर हम बात करें, ऐसे इंटीजर्स भी होते हैं, इंटीजर तो आप देखो पॉजिटिव इंटीजर हुआ, निगेटिव इंटीजर हुआ, कितने लिखोगे आप, पॉजिटिव टाइप मतलब माइनस इन्फिनिट टू कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिट। तो हमको माइनस में इसका लास्ट पार्ट पता होता है ना, तो प्लस में इसका लास्ट पार्ट पता होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। लिखने लगेंगे तो कितना हम लिख डालेंगे, कई मतलब दिन बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे, ठीक है। तो ये भी खत्म नहीं होगा। तो इसके भी रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, सिंबल क्या, जेड, इसको भी वोल्टाइक करेंगे, ठीक है। तो जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव को भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव को भी ध्यान में रखेंगे, तो उसके लिए भी सिंबल्स होते हैं, बात करेंगे आगे, ठीक है। देन इंटीजर्स के बाद अगर हम बात करें, अगला रेशनल नंबर भी होता है, ठीक। तो रेशनल नंबर, ढेर सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा क्यों, क्यों क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर उसको हम बोल सकते हैं, ठीक। देन क्यों के बाद अगर हम बात करें आर, ठीक, आर क्या हो जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसे हम क्या करते हैं, कुछ इन सिंबल्स का यूज करके अपने सेट में का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर कई सारी चीज़ों को, बड़ी बड़ी वैल्यू को लिखना हो, लंबी लंबी चीज़ों को लिखना हो, तो उसको हम एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये इजी हो जाएगा। हमने बात की थी अगर इसका पॉजिटिव एंड निगेटिव फॉर्म देखना हो, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव फॉर्म देखना हो तो आप इसी के ऊपर क्या कर दो, प्लस लगा दो। भाई नेचुरल नंबर में तो ऑलरेडी प्लस ही वाले पार्ट आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इसमें इंटीजर में निगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, तो अगर आपको निगेटिव को शो करना है तो आप क्या लिख सकते हो, जेड, सॉरी निगेटिव लिखना है तो जेड के ऊपर आप क्या लिख दोगे, निगेटिव सिंबल लगा दोगे। और आपको पॉजिटिव करना है, जेड के ऊपर आप क्या, पॉजिटिव सिंबल लगा दोगे। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये आप समझ जाओ। अगर रेशनल नंबर भी निगेटिव और क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको आपको पॉजिटिव शो करना है, निगेटिव शो करना है तो निगेटिव सिंबल लगा दोगे, ठीक है। ये तो पता होगा, पॉजिटिव शो करना है तो आप इसके ऊपर क्या लिख दोगे, पॉजिटिव लगा दोगे, और क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक। अगेन रियल नंबर में, तो रियल नंबर तो हम क्या कर सकते हैं, आर प्लस, ठीक है, पॉजिटिव करना है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। एक मैं यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, आई होप सबको पता होगा, सब पढ़े होंगे, सब टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जितने भी हैं, ब्रिलियंट हैं, मेरी सोच से ज़्यादा ब्रिलियंटेड स्टूडेंट हैं। तो मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन करूँगा, छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसको, उसका आंसर आप दोगे, ठीक है, ग्रुप में आप दे देना या फिर कमेंट करके बता देना कि डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर ये आपको बताना है, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर इसको हम और बोल सकते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर। ये चीज़ें आपको मस्ट है बतानी, ठीक है। चलिए तो इसके अब आगे बात करते हैं, चलिए तो हम चलते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं, मैंने एक्सरसाइज के कुछ एक्सरसाइज मैंने इसकी क्या की थी, ग्रुप में सेंड की थी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था,
सबने अच्छे तरीके से सोल्यूशन किया, कुछ स्टूडेंट किए भी नहीं, जिनका आज तक पता ही नहीं कि उन्होंने सोल्यूशन किया भी, समझ में आया या फिर नहीं आया, है ना। तो मैं सबसे यही आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें हम कम्प्लीटली फ्री हैं, उस टाइम का हम यूज़ अपने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें दिमाग में किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं है ना। तो आप दिन में लगभग 2 से 3 घंटे तो आप पढ़ने के लिए बड़े आराम से निकाल सकते हो, और निकाल लो, क्योंकि क्या है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये जो कंडीशन अभी चल रही है कब तक चले कोई इश्यू नहीं है उसका। आपके अगर आप स्टडी से दूर चले जाओगे, है ना, तो फिर जब आप आने वाले टाइम में फिर आप स्कूल से जुड़ोगे, फिर एजुकेशन से जुड़ोगे, थोड़ा सा ऑड लगेगा और पढ़ने में मन करेगा। तो आप अपने आप को एजुकेशन से जोड़ के रखो, ठीक है। चलिए हमने कुछ एक्सरसाइज मैंने सेंड की थी, बच्चों ने सबने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया था। अब आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैं उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तो करवाने लायक नहीं है, क्योंकि सबने करके दिखा दिए। तो अब क्या होता क्या है कि जब कोई किसी से वो सॉल्यूशन आता रहता है, फिर बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना क्या होता है, एक तो फोकस टाइप का लगता है ना। तो मैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स आपके पास रख रहा हूँ, जो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ना, कि अगर ठीक है हमारे पास क्या हुआ, एक रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ आ गया, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम उसको नो डाउट बड़े आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है तो किस तरीके से आप लिखोगे, है ना। थोड़ा सा क्या होता है कि नई नई चीज़ हो जाती है उसको सॉल्व करने में, उसको सेट में रिप्रेजेंट करना, है ना। तो वही एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल लिया हूँ। अच्छा, रही बात बुक की, आप बुक कौन सी प्रेफर करो, तो अभी देखो क्या है कि सिलेबस सबका क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक। तो बुक का पब्लिकेशन किसी का कोई भी हो सकता है, बट सिलेबस सबका क्या होगा, सेम होगा। सिलेबस में सारी चीज़ें सेम ही चलेंगी, क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है, राइटर्स जो है अपने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन रख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जो बेस होगा आपका एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के बेस पर होगा। अच्छा, जो अलग अलग प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं उनमें आप देखोगे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहते हैं, जो आगे के अपर लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। क्यों रहते हैं, अगर आप वो बुक में आप इस तरीके से अलग से क्वेश्चन नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो पब्लिकेशन यूनिक नहीं रह जाएगा, है ना। जो हमें ज़रूरत, जो हमारी ज़रूरत से बाहर है वो भी क्वेश्चन वो रख देते हैं, तो वो बुक से क्या होगा, तो उसमें बुक में क्या हो जाएगा कि अगर अलग चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, है ना, तो फिर उनका क्या होगा, जो सेलिंग है वो तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, सेलिंग अच्छे तरीके से नहीं रहेगी, ठीक। तो जो बेस्ड होता है वो क्या रहता है, एनसीईआरटी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि राइट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। एक इक्वेशन है x² + x - 2, कुछ लोग तो इक्वेशन देख के ही इसका सोल्यूशन अब तक कर डाले होंगे, है ना। x² + x - 2 = 0, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए तो देखते हैं इधर कैसे इसको करना है सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले देखो आपके पास जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या है इक्वेशन, x² + x - 2 = 0। तो अगर इसका हम फॉर्म देखें तो ये फॉर्म किस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0, और ax² + bx + c = 0 अगर इस तरीके का किसी भी इक्वेशन का फॉर्म होता है तो दैट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन होता है वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे ग्रेटर पावर 2 होती है, उसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ढेर सारा सॉल्व किया है। तो ये क्या है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किस फॉर्म में लिखा गया है, ये ax² + bx + c = 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना अच्छे तरीके से जानते हो, कैसा है, ये ट्राइनोमियल है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड अप्लाई कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड सबको आता है
कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट है वो निकाल दो। तो कितना आएगा प्रोडक्ट भाई, -2 आएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मिड टर्म जो हमारा है, मिड टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर मिड टर्म का कॉफिशिएंट क्या हो रहा है 1। नंबर सिस्टम हम इसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है। और नंबर सिस्टम में हम ढूंढ लें कि 2 नंबर ऐसे ढूंढें जिनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाए, -2 आ जाए, और उसको या तो ऐड कर दो तो यहाँ का +1 आ जाए, या तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाए, +1 हो जाए। तो देखो ऐसा हमारे पास नंबर क्या है 2 और 1, 2 1 जा 2, मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 2 - 1, ठीक है। -2 + 1 नहीं लेंगे, अगर -2 + 1 लेंगे तो हमारे ये लास्ट इधर वाले में ये तो आ जाएगा -2, लेकिन यहाँ का जो क्या है पॉजिटिव 1 नहीं आएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आएगा। ठीक, तो हमारे पास नंबर क्या सेलेक्ट होगा, -2x ले लेंगे और क्या हो जाएगा ये x। ठीक, तो हम इसको कहाँ पर रख देंगे, मिड टर्म का जो है उसको हम स्प्लिट कर देंगे, x² प्लस हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x - x - 2 = 0। देन यहाँ पर अगर हम पेयरिंग करें फर्स्ट पेयर एंड दिस इज सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो बचेगा क्या x + 2, माइनस यहाँ कॉमन हो रहा है, और माइनस के अलावा अगर देखा जाए तो वेरिएबल कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक, कोफिशिएंट की बात करें केवल कितना हो रहा है, ठीक, तो बचेगा क्या यहाँ पर भी x + 2 = 0। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसको सब ये सबको पता है, x - 1 = 0। तो अब जब देखा जाए कि हम अगर इन दोनों फैक्टर को कंपेयर करें, इसको 0 के साथ और इसको भी किसके साथ 0 के साथ, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x = -2, इसको अगर करेंगे तो x क्या हो जाएगा -2, एंड आफ्टर दैट अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो x क्या हो जाएगा +1। तो x की दो वैल्यू आ गई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x -2 आया और क्या आया 1 आया। अब क्या बोला कि ये जो सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद इसको किस फॉर्म में करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म आपको पता है, अगर हम क्या करें इन रोस्टर फॉर्म में इसको लिखें, रोस्टर फॉर्म सबको पता है क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी उसके एलिमेंट आ रहे हैं उसको अरेंज कर दीजिए। तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -2 और 1। ठीक, हम यहाँ पर लिख देंगे -2 और 1। ठीक, और इन दोनों के बीच में प्रॉपर कॉमा सेपरेट कर देंगे और जो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, आई होप ये सोल्यूशन सबको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए तो अब LCRT का सेकंड एग्जाम्पल अगर देखें, सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये भी अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, आप सब ट्राई करिएगा। ठीक है, और ढेर सारे एग्जाम्पल अपने से ढूंढिएगा, सब नेट का यूज़ करते हैं, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, करिएगा। और जहाँ प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। क्या है क्वेश्चन, राइट द सेट लिखिए, ठीक है ना, किस फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखिए। किसको, इसी को, ये जो सेट है, ये जो हमारे पास सेट लिखा हुआ है, इस सेट को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे बड़ी बात कि हम इस सेट को सबसे पहले तो समझ लेंगे सेट बोल क्या होता है, x such that x, ठीक है ना। अच्छा, x किसको माना है, उस एलिमेंट को। आपने जो क्या पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हुआ था, क्या बोला गया था कि जो भी हमारे सेट के एलिमेंट होंगे उसको हम क्या मान लेंगे, एक वेरिएबल मान लेंगे, और वो सारे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जो x है वो x है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और उसकी कंडीशन क्या है कि अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, z से, z प्लस पॉजिटिव हो गया, तो x बिलोंग्स टू z प्लस, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ड में लिखा है। ठीक, तो वो तो ठीक है, प्रिंट किया हुआ है, हमने भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से, और फिर ये इस x की कंडीशन क्या बोला है कि अगर इसका आप स्क्वायर करो, मतलब अगर इन पर x लिखा है तो वो कहाँ का है, z है। ठीक है, z मतलब इंटीजर, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अब इनका स्क्वायर करना है, x स्क्वायर, अगर स्क्वायर करो तो क्या लिखा है, इज लेस देन
40 से वो क्या होता है, कम होता है। तो सबसे पहले हम z को अगर यहाँ पर देखें तो कि इनका स्क्वायर करके हम सबसे पहले चेक कर लें सोल्यूशन अगर हम करें। देखो z अगर हम इंटीजर यहाँ पर देते हैं तो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चला जाएगा। क्या बोला है, अच्छा ये क्या हो गया हमारा x, ये क्या हुआ x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर को क्या बोला है, x बोला है, वेरिएबल माना है। अब इस x की कंडीशन क्या बोला है कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, कितने की कंडीशन लेना, लेस देन 40। इक्वल भी नहीं बोला है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये इक्वल का सिंबल नहीं लगा है, अगर इक्वल बोला होता तो हम 40 तक जाते, लेकिन लेस 40 से कम ही बोला है, 40 से कम तक जाना है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 4, ठीक, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना होगा 36, फिर 7 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाएगा 49। क्या हुआ, यहाँ से जो प्रॉपर्टी है मैच करना बंद कर दी। तो क्या बोला हुआ है कि जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होगा उसमें वेरिएबल ऐसा मानेंगे कि वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कहाँ तक फॉलो कर रहा है, 6 तक फॉलो कर रहा है, 7 क्या क्या हो जाता है काम खत्म, मतलब 7 से हमको नहीं लेना। तो अब ठीक लिखना किसको, केवल x को लिखना है, उस x की कंडीशन हमारे पास दी गई है, ठीक है, कि अगर हम इनको मान लें और उनका स्क्वायर करते हैं तो वो 40 के अंदर ही होता है। हम इसको मान लेंगे, इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या कर देंगे, इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो इन गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन, सॉरी आप इसको वर्ड थोड़ी सी मिस हो रहा है ना, आप ऐसा कर लो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा इस सेट को कोई उसने ये नहीं दिया कि कौन सेट है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ऐसा उसने ग्रुप नहीं डिवाइड किया, हम भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली उसका रिप्रेजेंटेशन कर देंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऐसे आप लगाओ, जानते हो जितने एलिमेंट है उनको हम क्या कर देना है, अरेंज कर देना, फ्रीक्वेंसी केवल 1 टाइम होनी चाहिए और उनके बीच में क्या कॉमन लगाना है, कौन कौन से हैं, दिस इज 1। अच्छा अब बात यहाँ पर ये आ रही होगी कुछ लोगों की कि हम लिखेंगे कौन सा, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट लिखेंगे या एक्स वाला, एक्स वाला लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी किया है, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। कंडीशन यहाँ बोला है कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, अगर आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर कर देते हो, ठीक, तो 40 से लेस होता है। जैसे कौन कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं जिनका आप जिनका आप स्क्वायर करते हो तो 40 से कम आते हैं, उन नंबर को लिखना है। अगर आप इनको लिखते हो तो फिर वो तो कंडीशन हो जाएगी ना कि आप इसका स्क्वायर करोगे तो 69 का स्क्वायर ही यहाँ पर क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो नंबर हमको लिखना है कौन कौन से इंटीजर हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, वो 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा और 6 आ रहा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, अच्छा सा एग्जांपल है, क्या है, राइट अ सेट ए, एक सेट हमारे पास क्या है ए, ठीक, के एलिमेंट क्या है 1 4 9 16 25, ठीक है ना, ये हमारे क्या है एलिमेंट। अब इन एलिमेंट को मतलब इस पूरे सेट को, ये जो सेट हमारे पास रखा गया है, इस सेट को हमको रिप्रेजेंट करना है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उन एलिमेंट को क्या करना है, एक वेरिएबल मान लेना है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या मान लें, एक वेरिएबल मान लें। चलिए अभी रफली इसको हम चेक करते हैं कि है क्या चीज़। हमने इस पूरे एलिमेंट को हमने क्या मान लिया, वेरिएबल एक्स मान लिया।
अब इस x की कंडीशन हो क्या रही है, आप देखो हम यहाँ पर x को भी लिखते हैं। x में क्या क्या आ रहा, 1 आ रहा, 4 आ रहा, 9 आ रहा, 16 आ रहा, 25 आ रहा। देन आपको मैंने बताया था कि 3 डॉट ये लगा है मतलब इन्फिनिट, इसकी एंडिंग नहीं पता है कहाँ पर होगी, इन्फिनिट ये चलता जाएगा, ठीक। तो मोस्टली 25 तक दिया है। अच्छा, यहाँ तक जो प्रॉपर्टी फॉलो होगी इसके आगे भी अगर हम जाते जाएंगे तो प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो 1 का तो आप कुछ भी करो 1 ही होता है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर, ये भी क्या होता है 1 हो रहा, ठीक। इसको देखें ये 2 का स्क्वायर हो रहा, इसको देखें 3 का स्क्वायर आ रहा, इसको अगर देखें 4 का क्या हो रहा स्क्वायर हो रहा, इसको देखें तो क्या हो रहा 5 का स्क्वायर, ठीक। तो कहने का मीन्स क्या हो रहा है, x किससे जा रहा है, स्क्वायर नंबर, किसी क्या है नंबर का स्क्वायर करने पर आ रहा, किन नंबर का स्क्वायर करने पर आ रहा। तो आप देख रहे हो 1 से स्टार्ट है, ये कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है, इसका जो क्या है फॉर्म है, उस फॉर्म को हम क्या मान लें, n मान लें, ठीक है। और क्या स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक। अच्छा, ये n स्क्वायर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये n स्क्वायर तो एक क्या हो गया, इसके लिए हमने मान लिया इक्वेशन मान लिया, ठीक है, कि x क्या है, अगर मतलब ये पूरा का पूरा नंबर ये x है, ठीक है। तो x की कंडीशन क्या है, n स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन दे दिया कि n स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करो क्या आएगा, x मतलब दिस 1 4 9 16 25, ये लिखा हमने, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई n, हमको n को बताना पड़ेगा कि n क्या है, स्क्वायर तो ठीक है पावर 2 है, उसको हम देख रहे हैं पावर 2 है लिखा है, उसका 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, n क्या है 2 1 2 3 4 5, ऐसे क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। कि ये कहाँ जाके लास्ट में खत्म हो रहा है, इन्फिनिट, क्योंकि यहाँ पर 3 डॉट लगे हुए हैं, ये भी कहाँ खत्म हो रहा है, इन्फिनिट। तो 1 से लेके इन्फिनिट तक कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो n है, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल इसके, इससे, ये क्या है नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। आया होगा समझ में सबको। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a, ठीक है, इज इक्वल कि यहाँ पर सेट का जो ग्रुप है a है, a कोई सेट है, a हमने सेट लिख दिया। अब a सेट कैसा है, कि कैसा एक्सप्लेन किया जाता है, पूरे इसको माना जाता है एक वेरिएबल, हमने वेरिएबल मान लिया, फिर सच टाइप लगाया जाता है, फिर उस वेरिएबल के बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है कि क्या है। तो ये जो x है कैसा है, इज इक्वल टू n स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पर अभी क्या लिखा एक्सप्लेन किया, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब इस पर कॉमा आप लगा दो, ठीक है, और n स्क्वायर की कंडीशन बता दो कि n स्क्वायर है क्या, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर में n क्या है भाई, n को आप जब x इतने में अगर आप खत्म कर देते हो तो n स्क्वायर तो कौन जानेंगे भाई, इस ये स्मॉल n क्या है भाई, ये कैपिटल लेटर में अगर n लिखेंगे तब ना नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे कैपिटल n का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक, कैपिटल n का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है, इस x का इक्वेशन बनाए, इस x की अभी प्रॉपर्टी बतानी है, हमने प्रॉपर्टी बताई। तो अब इस n को एक्सप्लेन करना है ना, ठीक। तो ये n जो होगा क्या होगा, दिस n इज n बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन था इन सेट बिल्डर फॉर्म। पूरी की पूरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसका क्या कर दिया, सोल्यूशन कर दिया, ठीक। जो बोला है डेफिनेशन में कि एक दिस इज रूल्ड मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रूल्ड मेथड भी है, मतलब आप गिवन सेट को किसी रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमने रूल बना दिया कि ये जो सेट है वो किस रूल को फॉलो कर रहा है, x इज इक्वल n स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा है, और जहाँ पर n का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। या फिर अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो तो वो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट भी चलता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि x सच दैट x,
अब ये x क्या है, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के क्या है, स्क्वायर है, तो x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आप ऐसा लिख के भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका सम, देखिए ये क्या होता है, एक अगर इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं हमें क्या है, डीप नॉलेज है सेट के बारे में। और अगर किसी को डीप नॉलेज होगा, सही तरीके से सिस्टमेटिक नॉलेज होगा, तभी वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अगर सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है तो वो देखेगा और देखने के बाद कुछ इस तरीके से करेगा, ठीक है ना। पहले तो अपने दिमाग को खर्च करेगा कि किस किस तरीके से ये आ रहा है, ठीक। खर्च करने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएगा, एक स्टेटमेंट क्रिएट कर पाएगा। तो स्टेटमेंट क्रिएट कर दो, ठीक है, होगा दोनों ही सही, लेकिन एक जो क्या होता है अच्छे से डिफाइन कर देना, अपने आप को क्या स्मार्ट बनाना, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है, ठीक है, आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हो। तो ये आपका इस सोल्यूशन का क्या होगा, सॉरी इस क्वेश्चन का क्या है, सोल्यूशन है। चलिए एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, ठीक, क्या है, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ठीक। ये हमारे पास सेट है, किस फॉर्म में है, रास्टर फॉर्म में है, सबको पता है। करना किस फॉर्म में है, कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, इस सेट को एक हमको फॉर्म बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म बार बार वही चीज़ें आ रही है, जिसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ी सी आपको क्या करना होगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या रहा, रेशनल नंबर आ रहा है ना, ये अपन क्योंकि फॉर्म में रेशनल नंबर, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यूनिक आ रही हैं, है ना, और यूनिक के साथ कुछ रूल भी फॉलो हो रहा है। अगर भाई रूल फॉलो होगा तभी तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कोई रूल फॉलो ही नहीं होगा तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कहाँ से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन लूँगा जिसमें आप कोई रूल फॉलो नहीं होता, मतलब उसको देखा जाए तो रास्टर फॉर्म में लिख पाना पॉसिबल नहीं होता, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इजीली लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन रास्टर फॉर्म में लिखना वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रास्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को क्या करना, शो करना, ठीक है। तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, उसकी बात करेंगे आगे के क्वेश्चन में। होंगे वो क्वेश्चन, नहीं होंगे तो मैं अपने से क्वेश्चन लेके उसकी बात करूँगा, ठीक। इसमें अगर देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, कौन सा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सेट बिल्डर फॉर्म के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आप सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेशन पे चले जाओ कि क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट है उसको आप कोई एक वेरिएबल मान लो। चलिए हमने वेरिएबल मान लिया क्या, x, ठीक है। अब मैं बार बार x मान रहा हूँ, जरूरी नहीं x मानो, आप कोई भी वेरिएबल मान लो, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। इस x की कंडीशन, इस x में क्या कह दिया है, 1/2, 2/3 हमने इधर लिख दिया, ठीक, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7, ये लास्ट है 6/7 तक दिया हुआ, ठीक। अब इसके लिए, इस x के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या होते हैं कि आप सबसे पहले क्या मानो, वेरिएबल मानो, फिर उस वेरिएबल के लिए आप रूल बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोला जाता है, रूल मेथड भी बोला जाता है। तो आप रूल बनाओ जो रूल हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो। आप रूल बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी देखो और दिमाग पे जोड़ दो कि जो x है, ठीक है, इज इक्वल का साइन मैंने लगा दिया यहाँ, ठीक है। इस इज इक्वल के साइन मतलब ये x कैसा है, कोई एक इसके लिए इक्वेशन आप बना दो। आप देखो हर किसी रेशनल नंबर को देखा जाए तो अगर इसको हम मान लें ये क्या है, न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है, डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की अगर कंडीशन देखी जाए तो डेनोमिनेटर यहाँ पर न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा है, +1। अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें, अगर हम क्या कर दें, डेनोमिनेटर की कंडीशन यहाँ पर क्या आई, अच्छा हमको पूरे के लिए रूल बनाना है, तो आप सब में देखो क्या ऐसा हो रहा है, तो हो रहा है। यहाँ पर भी न्यूमरेटर 2 है, अगर 2 में आप 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 3 है। यहाँ पर न्यूमरेटर 3 में 1 ऐड कर दो 4 में 1 ऐड कर दो 5 में 1 ऐड कर दो 6
6 में 1 ऐड कर दो, कितना 7। तो अगर इसके लिए रूल बनाया जाए तो हम कहाँ पर थे, बात कर रहे थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में अगर रिलेशन देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, सब में जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर से 1 मोर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें तो क्या मिल जाता है, डिनोमिनेटर। तो इसको हम ऐसा अभी इसके लिए डिनोमिनेटर के लिए बात कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर कैसा आता है, अगर हम न्यूमरेटर में क्या ऐड कर देते हैं 1, न्यूमरेटर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, डिनोमिनेटर है। तो अगर हम इसको रूल में बनाए तो अगर हम न्यूमरेटर को क्या मान लें, m, स्मॉल m मान लें। ठीक है, तो क्या हुआ, ये स्मॉल m सीधा सीधा लिखा है। अब इस डिनोमिनेटर क्या हो रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में क्या बोला है कि न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें, इट मींस n प्लस 1, तो क्या मिल जा रहा है हमको, ये रेशनल नंबर मिल जा रहा है। भाई अगर आप 1 रखो तो 1 और नीचे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अच्छा, ये रूल तो बन गया, लेकिन इस अभी हमने तो यहाँ पर हमने वैल्यू देखी कि 1 है तो हमने रख दिया n की जगह 1, तो नीचे क्या मिल गया 2 हो गया। तो ये n अभी यहाँ क्या किसका काम कर रहा है, न्यूमरेटर का, n प्लस 1 डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। ठीक, लेकिन रियल में ये n जो है बिलोंग किससे कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। तो n किससे बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप ये केवल n बस लिख के अगर छोड़ देते हो नेचुरल नंबर, तो वो कहाँ तक मानेगा, इन्फिनिट तक मानेगा। लेकिन इन्फिनिट तक नहीं है, कहाँ तक है, 1 से स्टार्ट होता है और 6 पर जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है। 1 से स्टार्ट होता है और 6 पर जाके खत्म हो जाता है। तो 1 से स्टार्ट होता है और 6 पर जाके जब खत्म हो जाता है तो हम n की कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं n की कंडीशन लिख रहा हूँ कि n की कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि जो n हमारा है, ठीक है, 1 के बराबर है और उससे ग्रेटर भी है। ठीक है, 1 के बराबर है और उससे बड़ा है। लेकिन क्या होता है, 6 पर जाके खत्म हो जाता है, तो 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। चलिए देखिए, ये 1 से बड़ा की बात, 1 के बराबर है तो वो तो 1 तो ये आ गया, लेकिन बड़े में कौन आ गया, ये 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये सब आ गया। और 6 से छोटे के बराबर में तो 6 आ गया, लेकिन 6 से छोटे की बात में ये सब 5 4 3 2 1 ये आ गया। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आया होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के पूरे रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है कि ये क्या है, x है। इस x का रूल क्या बन रहा है, n/n+1। ठीक है, n/n+1। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख भी देता हूँ कि हियर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमरेटर। ठीक, तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 मोर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसको हम अगर यहां पर लिख दें कि इफ न्यूमरेटर, अब इसको आप वेरिएबल मान लो, जैसे हमने वहां इफ न्यूमरेटर इज इक्वल n, न्यूमरेटर इज इक्वल क्या है, n है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू n+1। ठीक, तो हम इसको एक रूल में पूरा जो x रेशनल नंबर है, x क्या है, रेशनल नंबर, को n/n+1 लिख सकते हैं। सो क्या कर देंगे, ये जो सेट है इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा, क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म आप ऐसे लिखोगे, पूरा का पूरा पार्ट क्या माना जाता है, एक वेरिएबल x। ठीक, सच दैट ये x क्या है, इस x का जो रूल है वो क्या है, n, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर n+1। ठीक, n/n+1। अब या जहां पर n की कंडीशन क्या है, n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और वो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, 1 से 6 के बीच में है। तो अब चाहे आप देखो, अब इसको और आप बढ़ाना चाहो तो ऐसे लिखो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिखो और उसकी कंडीशन भी लिखो n की। ठीक है, तो अब
अगर देखो ये बस लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये बस लिख दोगे तो काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर n की एक सेपरेट वैल्यू दी है, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक, तो हम केवल इस चीज को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे कि वेयर, यहाँ पर n क्या है, वेयर n is greater than equal to 1, greater than equal to 1 and less than equal to 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप इसका आंसर आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक, आज मैंने क्या किया, कुछ एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पल मैंने करवाया। एक्सरसाइज मैं नहीं करवा रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज, बिकॉज सारे स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को कर लिया, बड़े अच्छे तरीके से किए हैं। ठीक है, और जिनको डाउट्स था उन्होंने डिस्कस भी किया, तो इसलिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 नहीं करवा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारी सेकेंड एक्सरसाइज को लेकर होगा, और अब से जो मैथमेटिक्स की जो वीडियो है आपको डेली मिलेगी। अभी तक क्या था, अल्टरनेट थी, एक दिन फिजिक्स एक दिन क्या थी, मैथमेटिक्स, लेकिन अब कंटिन्यू क्या होगा, मैथमेटिक्स की वीडियो चलेगी। और आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इसके आगे वाला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पूरी तरीके से डिपेंड किस पर है, सेट पर है। अगर आपका सेट का बेस स्ट्रांग है, सेट बन रहा है, तभी रिलेशन एंड फंक्शन कर पाओगे। फिर रिलेशन एंड फंक्शन के जस्ट आगे का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो सब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स के वीडियो की बात अगर हो तो फिजिक्स के वीडियो में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आप सबको पता है कि फिजिक्स पूरी की पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, मैथ पर डिपेंड है। और जैसा कि मैं कल देख ही रहा था कि जो नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का तो वीडियो मैंने भेज दिया था, कल कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, ना तो वीडियो रिकॉर्ड कर पाया था। तो जो फिजिक्स की बात अगर मैं करूं तो फिजिक्स में क्या है कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, और वो कॉन्सेप्ट है आपके, अगर मैथ को मैं देखूं तो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड कंप्लीट होने के बाद चैप्टर थर्ड जहाँ है ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर से चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है, मेजरमेंट वाला चैप्टर, मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट, जहाँ पर एंगल की बात किया है, एंगल के बारे में काफ़ी आगे की बात किया, जैसे एंगल का को कैसे कैसे एंगल की यूनिट क्या होती है, तो एंगल की यूनिट होती है रेडियन होती है जब 2D डायग्राम लिया जाता है। ठीक है, और अगर 3D डायग्राम लें तो स्टेरेडियन होती है। तो इन सब की बात करेंगे, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारा ये बेस स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली फिजिक्स पे चला जाता हूँ सेकेंड चैप्टर पे, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बात क्या रह जाएगी कि मैं यहाँ पर बोलता जाऊँगा, वो सारी चीज़ें लिखता जाऊँगा और आप सुन लोगे, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स का सेकंड चैप्टर नहीं करूँगा, सेकंड चैप्टर करूँगा, वहाँ पर मैं जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा, मैथ का टॉपिक है तो वहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, बेस वहीं पर मैं बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू।